हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 का ज्योग्राफी का बुक जो कि हमारा समकालीन भारत चल रहा है। तो समकालीन भारत का जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इसको, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जो है बेहतर समझ में आएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को जो है बहुत बेहतर तरीके से बताया जाए। तो चलिए हम लोग जो है बिना वक्त गवाए जो इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। मतलब 2/3 जनसंख्या, अगर मान लीजिए 3% जनसंख्या, तो उसमें 2% जनसंख्या जो है वो किसानी करती है, कृषि करती है। मतलब सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ना, 2/3 का मतलब क्या हुआ, 3 भाग में से 2 भाग क्या है, लोग किसान हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे जो भी क्रिया होंगी ना, वो सब कृषि पर ही डिपेंड करेंगी, है ना। जो भी आगे क्रिया होंगी सब कृषि पर डिपेंड करेंगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आलू हम लोग, जैसे आप लोग चिप्स खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं, वो एक अलग क्रिया, वो मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, विनिर्माण उद्योग का वो मामला हो गया, है ना, सेवा क्षेत्र का। और जो आलू हम लोग जहाँ पे उपजाते हैं, है ना, वो क्या है, प्राथमिक है। ठीक है। तो वो जो किसानी है, जो कि खेती होता है, वो प्राथमिक क्रिया होती है ना, प्राथमिक क्रिया होती है। परिवहन जो होता है वो द्वितीय क्रिया हो जाती है, खरीद बिक्री। और जो तृतीय क्रिया होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का, है ना, उत्पाद जहाँ पे होता है। तो ये क्या है, प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न मतलब खाद्य वस्तु, खाने वाली वस्तुएं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो जितना भी ये सब चीज़ें आप देखें, चाय, कॉफ़ी, सबका निर्माण किसके तहत होता है, प्राथमिक क्षेत्र के तहत होता है ना। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कृषि के प्रकार, है ना। हम लोग देखते हैं कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। सार्थक परिवर्तन मतलब क्या होता है, बेहतर परिवर्तन हुआ है, मतलब कि सही डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ है ना। सार्थक परिवर्तन हुआ है मतलब कि अच्छा परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर के वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। मतलब कि एक खेती होता है जीवन निर्वाह खेती। तो जीवन निर्वाह कृषि ये होता है कि ऐसा कृषि जिससे कि हम बस जी सके, है ना, हम इतना उपज करें कि हम जिंदा रह सके बस, और ज़्यादा उपज बेचने के लिए उपज नहीं करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि निर्वाह कृषि की, ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि हो गया। दूसरी जब हम बात कर रहे हैं वाणिज्य कृषि की, तो वाणिज्य कृषि वो होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे फसल उपजाएं, ठीक है, जो कि बेचने का काम आए। जैसे कि आप मान लीजिए कि तेल हो गया, अब तेल छोड़ दिए, कपास हो गया मान लीजिए, है ना। जैसे आप कपास उपजाते हैं, जो रुई उपजाते हैं, तो वो बेचने का काम होता है। ये खाद्यान्न फसल में हम लोग नहीं लेते, उसको जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी नहीं है। तंबाकू उपजाया जाता है, वो भी जीवन निर्वाह के लिए नहीं है, वो क्या है, बेचने के लिए। और यदि जैसे मान लीजिए कि कपास हो गया, तंबाकू हो गया, चाय हो गया, अफ़ीम हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब कितने, सब क्या है, सब हैं वाणिज्यिक कृषि। कैसे हैं, वाणिज्यिक कृषि। ये खाद्यान्न फसल नहीं है। खाद्यान्न फसल वो होते हैं जो हमें खाने के उपयोग में होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, मक्का, ये सब खाद्यान्न फसल हो जाएंगे ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं आगे। तो वाणिज्यिक खेती कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, है ना। अब देखिए, हम लोग देखेंगे कौन कौन से कृषि प्रकार, कृषि के तंत्र हैं, है ना। तो देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक, देखिए, चीज़ें जो है वो शब्दों में छुपी हुई होती हैं, आपको उसका मीनिंग जानना है। यदि आप मीनिंग को सही ढंग से पकड़ ले गए तो आपको पूरा चैप्टर बिना कोई चीज़ के एकदम आराम से समझ में आएगा, है ना। यदि आप मीनिंग पकड़ ले गए तो हर एक वर्ड, हर एक शब्द जिसका आपको मीनिंग में दिक्कत हो रही है उसको जानिए, है ना, उसका मतलब क्या होता है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, तो आपको चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, देखिए, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है।
है ना। तो प्रारंभिक निर्वाह कृषि क्या होता है कि ये छोटे क्षेत्र में और बिना कोई टेक्नोलॉजी के इसको किया जाता है ना। इसके हल के लिए भी देखिए लकड़ी का हल यूज़ किया जा रहा है ना। तो ये मतलब प्रारंभिक स्टार्टिंग में जब किसानी लोगों ने करना स्टार्ट किया तो शुरू में कैसे करते थे, वही चीज़ जो अभी भी लोग अपना रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि जो आदिवासी हैं, जंगल वंगल में रहते हैं, मतलब आदिवासी मतलब वो नहीं कि अब झारखंड बिहार में जो आदिवासी हैं वो नहीं, जो जनजातीय लोग हैं जो जंगल वंगल में रहते हैं ना, वो लोग ये सब कृषि करते हैं, झूम कृषि, ये प्रारंभिक निर्वाह कृषि, ये सब करते हैं ना। लेकिन हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग क्या मॉडर्न हो गए हैं ना। तो यही बात है कि देखिए खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से, मतलब अपने परिवार के ही लेबर लागे, मतलब खुद परिवार के लोग ही उसमें काम करते हैं, उसमें कोई बाहर से लेबर मंगवा के काम नहीं करवाया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की जो कृषि है, तो जब मान लीजिए कि जो लोग ये नहीं जानते कि भाई लकड़ी के हल से मतलब हल जोतते हैं, उसको लोहे के बारे में नहीं पता या फिर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो फर्टिलाइज़र कहाँ से लाएंगे, खाद कहाँ से लाएंगे। तो इस प्रकार की जो कृषि की जाती है ना, तो उसमें होता ये है कि जो प्राकृतिक उर्वरक है उसी का इस्तेमाल होता है। जैसे गोबर वोबर का खाद इस दे दिए, हाँ, या फिर जैसे मान लीजिए एक जगह कृषि की है, उसके बाद 2-3 साल छोड़ दिए उसको, फिर वो मिट्टी जब उस अपनी उर्वरता ये कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर जब उर्वरक हो जाएगी तब उसको यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से वहाँ किया जाता है। तो देखिए वही कह रहा है कि यह कृषि जो है प्रायः मानसून पे, मतलब उसके लिए पटवन के लिए कोई साधन नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, वो मानसून पर डिपेंड है कि वर्षा होगा तो खेती करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता, देखिए यहाँ क्या कहा गया था, मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता, मतलब जो प्रकृति ने उसको उर्वरक क्षमता दी है मृदा को, उसी से काम कर चलाएंगे, कोई भी बाहर से फर्टिलाइज़र यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए आगे है यह कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है, स्लैश एंड बर्न। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न किसी है, मतलब खेती करके फिर उस फसल को जो उसका जो जड़ होता है, मतलब ऊपर का जो अनाज वाला भाग है उसको काट लिए, और जो बाकी बच गया उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े के स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब उस टुकड़े को छोड़ के कहीं और चलाते हैं। जैसे आप झूम कृषि पढ़ना ना, घुमंतु कृषि, झूम कृषि, तो ये जो कृषि होता है ना, वो यही चीज़ है कि एक जगह पर रहे, एक टुकड़े में हम लोगों ने क्या किया, मतलब कि वो किया अनाज उपजाया, फिर जब वहाँ की उर्वरकता, जब मिट्टी वहाँ पे फसल अच्छी नहीं लगने लगी तो फिर उस मिट्टी को छोड़ के कहीं और चले गए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं, तो कहीं और चले जाते हैं ना, स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। एक टुकड़ा छोड़ के दूसरा टुकड़ा साफ करेंगे। कृषि के इस प्रकार का स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। जब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो ये वाला जो पहले वाला ज़मीन था वो तो खाली हो जाएगा, तो वो 2 साल 3 साल वहाँ बारिश होगा, फिर वहाँ छोटे छोटे पौधे जन्म लेंगे। तो वो पौधे क्या करते हैं कि उस मिट्टी में जो खाद की मात्रा होती है वो बढ़ा देते हैं ना। फिर 2-3 साल बाद फिर वो लोग घूम के आएंगे तो फिर वहाँ पर खेती कर लेंगे, तो खाद तो वहाँ पर पहले से हो चुका है। तो ऐसे खेती की जाती है, वहाँ पर कोई फर्टिलाइज़र का यूज नहीं होता है ना। फर्टिलाइज़र मतलब खाद, उर्वरक। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि की उत्पादकता कम होती है। क्योंकि वो जो लोग हैं, जो जिस प्रकार, मतलब कि वो लोग जिस प्रकार की खेती करते हैं उसमें कोई उर्वरक क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। उर्वरक इस्तेमाल नहीं करते तो जो मात्रा है, जो क्या बोलते हैं उसको, कि पर क्विंटल जो उपज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। जैसे अगर खाद हम दे रहे हैं और 1 बीघा मान लीजिए कि 10 कुंटल अनाज हुआ, तो यदि हम खाद नहीं देंगे तो 1 बीघा में 10 कुंटल अनाज नहीं होगा, है ना, कम होगा। तो वही बात है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब देखिए कौन कौन से नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है, हमें पूछा भी जाता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कंपटीशन एग्जाम भी पूछे जाते हैं। देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। क्या कहता है, झूम। याद रखो, झूम बराबर झूम सराबी गाना सुने होगा ना आप लोगों ने, तो समझिए इसको झूम कहा जाता है। किधर, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत दैट मीन्स वो कान वाला जो भाग होता है ना भारत का, ऐसे वाला, ऐसे 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 जो होता है भाग इधर से ना, कि फिर ऐसे होता है वो, तो ये वाला जो भाग होता है ना पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। वहाँ के लोग झूमते हैं। मणिपुर में इसको कहा जाता है, मणिपुर में
पामलू कहा जाता है। क्या कहता है? पामलू, पामलू। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसको कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है इसको दीपा कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 नाम मिले, झूम, पामलू और दीपा, है ना। तो झूम कहाँ कहा जाता है? नागालैंड वाला उत्तर पूर्वी भारत में। पामलू कहाँ आता है? मणिपुर में। और अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए झूम, कर्तन दहन प्रणाली, मतलब काटो और जलाओ। कर्तन दहन प्रणाली किसी को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा। देखिए अब ये तो हमारे देश की बात थी, अब बात कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब अदर देशों में, अदर कंट्रीज़ में क्या कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे वी विल वॉच। तो देखिए यहाँ पे तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? कोनको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी नाम हमने पढ़े, मिल्पा, कोनको, रोका, मसोले, लदांग और रे, ये सब आप लोग को याद करना है। इसको एक बराबर में लिख लीजिएगा कि मैक्सिको, उसके बाद अमेरिका, मैक्सिको प्लस अमेरिका, मिल्पा बराबर मिल्पा, फिर वेनेजुएला बराबर कोनको। इस तरह से करके एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो, है ना। चलिए, भारत में भी यह प्रारंभ किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू कहा जाता है अथवा पेड़ा कहा जाता है। उड़ीसा में इसको पामाडाबी कहा जाता है या कोमान कहा जाता है। बरिंगा में इसको यहाँ पे 3 नाम है, पामाडाबी, कोमान या बरिंगा। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालरे कहा जाता है या वाल्टरे कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसको खील कहा जाता है। झारखंड में इसको कुरुआ कहा जाता है। और उत्तर पूर्वी प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। ओके ब्रो। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ कर्तन दहन है, मतलब काट लिए फिर जलाओ, काटो जलाओ, काटो जलाओ, काटो जलाओ, तो काटो के। चलिए, ये कहाँ से मैच था हमारा? यहाँ से दीपा कहा जाता है। अच्छा सॉरी भैया, ये कहाँ चला गया? चलिए यहाँ से रिंझा। क्या है रिंझा? रिंझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती थी। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत में क्या करती थी? सिंचाई करती थी। सिंचाई करने में सहायता करती थी। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती थी, मतलब जहाँ पे वो रहती थी, और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती थी। परंतु इसके छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरकता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मतलब बच्चे को क्या पता कि उर्वरकता क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। तो जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े को तलाश करनी पड़ी था। अब दीपा देखिए यहाँ पे, दीपा का क्या नाम है? रिंझा जो क्या थी, असम के एक क्षेत्र में रहती थी। उसको जहाँ पे वो रहती थी उस मिट्टी से, उस खेत से उसको बहुत प्यार था, लेकिन जब वहाँ की उर्वरकता क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि यहाँ को उर्वरक का भी चक्कर पड़ता है ना। उसको नहीं पता था, बेचारी को जाना पड़ गया। चलिए देखिए ये आगे है कि क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि करता है? तो सब बता पाएंगे, झूम कृषि करता है कि नहीं? बता दोगे कि नहीं? बता देना भाई। चलो आगे है हमारा गहन जीविका कृषि। क्या है? गहन जीविका कृषि, है ना। तो देखिए क्या होता है गहन जीविका कृषि, क्या होता है? इस प्रकार की कृषि में उन क्षेत्रों में की जाती है, मतलब इस प्रकार की कृषि जो है उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे गहन कृषि की जाएगी, है ना। यह श्रम गहन खेती है, मतलब यहाँ क्या होता है कि श्रम ज़्यादा लगता है। जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया होता है। यहाँ क्या जाता है कि जो गहन कृषि होता है ना, गहन कृषि में भाई, सॉरी मैं ग्रहण कह दे रहा हूँ,
गहन कृषि में सब चीज़ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कीटनाशक का भी इस्तेमाल होगा, उर्वरक का भी इस्तेमाल होगा, सिंचाई भी करेंगे, क्योंकि ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो यदि हम उपज कम कर देंगे तो लोग को भूखे मर जाएंगे लोग, है ना। तो हम लोग क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फसल उपजाना है। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कम क्षेत्र पे, छोटे क्षेत्र पे अच्छा कृषि करना होगा। और अच्छा कृषि करने के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए ही चाहिए, खाद चाहिए। तो ये कहने का तात्पर्य है ना। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? तो भाई जितना भी राज्य सबका नाम लिख दो, पंजाब, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, सब जगह ये कृषि की जाती है कि नहीं। पंजाब तो और आगे सबसे, पंजाब, हरियाणा। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भूस्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण, यहाँ क्या होता है, भारत में क्या होता है कि हर फैमिली का कुछ ना कुछ ज़मीन होता है ना, होता है कि नहीं होता है, हर फैमिली का ज़मीन होता है, आपका भी कुछ ज़मीन होगा। तो मान लीजिए कि एक फैमिली के पास 10 बीघे ज़मीन है, अब उसके 4 बेटे, है ना, मान लीजिए 2 बेटे, फिर हिसाब किताब में दिक्कत हो जाएगा, तो मान लीजिए 2 बेटे कर लेते हैं। तो 10 बीघे ज़मीन है, उसके 2 बेटे, तो फिर जब वो बाप, अगर जैसे जो बाप हैं वो बूढ़े हो गए, जब पिता बूढ़े हो गए तो उनके 2 बेटे, दोनों को कितना कितना मिला, 5-5 मिला। अब उन दोनों के 2-2 बेटे हो जाएंगे तो फिर 2.5-2.5 हो जाएगा, फिर उन दोनों के 2 हो जाएंगे तो फिर और कम हो जाएगा। तो इस तरह से भूमि धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, और लोगों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो वही कहा जा रहा है कि भूस्वामित्व में की विरासत में, भूस्वामित्व मतलब भूमि का स्वामी, भूमि का मालिक। तो यहाँ पे क्या होता है, भूमि के मालिक होते हैं, भूमि का जो ज़मीन है, ज़मीन पे किसी ना किसी का क्या होता है, अधिकार होता है। तो भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण, मतलब चूँकि भूमि में किसी का अधिकार होता है, तो इस कारण से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जोत का आकार छोटा होते जाता है, 10 से 5, 5 से 2.5 से और कम। तो वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्या हो जाता है, ये होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है ना। तो देखिए आगे हम देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए, जो भूमि का आकार छोटा होते जा रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं वैकल्पिक क्या कहते हैं, रोज़गार पे नहीं जा रहे हैं। वैकल्पिक रोज़गार का मतलब है कि भाई किसानी के अलावा और कुछ कर ले, है ना। किसानी के अलावा और कुछ करते नहीं है। किसान, अगर मान लो कि 4 भाई हैं, अगर भले 4 भाई में 10, 8, मान लीजिए कि 4 भाई हैं, 1 बीघा ज़मीन है, लेकिन चारों भाई एक ही बीघे ज़मीन पे खेती करेंगे। ये नहीं कि भाई 2 भाई कहीं और चले गए, बाहर गुजरात चले जाओ कमाने, या फिर कहीं और चले जाओ और कोई काम कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। तो चूँकि ज़्यादा लोग कम भूमि पे काम करते हैं, तो भूमि के ऊपर दबाव क्या बढ़ रहा है। दबाव का मतलब वजन नहीं बढ़ रहा है, दबाव का मतलब हो रहा है कि उसको अपनी क्षमता से ज़्यादा उपज करना पड़ रहा है, तब तो वो सब पेट भर पाएंगे। और ज़्यादा उपज करना पड़ रहा है तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ रहा है, खाद देना पड़ रहा है, कीटनाशक देना पड़ रहा है, आपको जो है सिंचाई करना पड़ रहा है, तो लागत बढ़ जाती है ना। और वो चीज़ें, वो फसल क्या करती है, हानिकारक भी होती है लोगों के लिए, क्या करेंगे, मजबूरी में खाना ही पड़ता है। आगे है वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि मैंने आपको बता दिया था, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, जो कृषि पैसा कमाने के लिए, अब सीधा ये समझिए कि उसका हमको पैसा मिलेगा, वो हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे रुई से तुम खा थोड़ी सकते हो, उससे तो तुम बेच के पैसा कमाओगे भाई, है ना। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण होते हैं आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों की और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। जो मतलब इस प्रकार की जो खेती होती है ना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इसका गोल क्या होता है, इसका टारगेट यही होता है भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज करना है। उपज कैसा हो उससे मतलब नहीं है, मतलब चाहे आपको जो पेस्टिसाइड यूज़ करना है, पेस्टिसाइड दैट मीन्स कि कीटनाशक, आपको जो भी कीटनाशक यूज़ करना हो, जो भी यूज़ करना है करो, लेकिन पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। होता है कि नहीं, होता है ना। उधर कहीं घुस गया। देखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। अब देखिए, अब कहा यह जा रहा है कि वाणिज्यिक फसल, यदि आप किसी खाद्य फसल को भी, यदि आप किसी खाने वाले फसल को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजा रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक फसल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जितना उपजा रहे हैं उतना आप खाते तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपके पास 10 बीघे ज़मीन है, आप लोग खाने वाले 4 लोग हैं, आपने 10 बीघे ज़मीन में
100 कुंटल यदि अनाज उपजा लिया तो आप क्या आपकी फैमिली 100 कुंटल अनाज खा पाएगी? नहीं खा पाएगी। तो आप उसको क्या करोगे? बेचोगे। और यदि आप बेच रहे हो उस चावल उस अनाज को, तो आप क्या कर रहे हो? वाणिज्य कर रहे हो। तो उदाहरण यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि पंजाब हरियाणा में चावल गेहूँ बहुत होता है, तो वहाँ पर चावल कैसी है? वाणिज्यिक फसल है, मतलब वो बेचने के लिए है। परंतु उड़ीसा में क्या होता है कि चावल की जो उपज होती है वो कम होती है, तो वहाँ पे क्या है? यह फसल जीविका फसल है, मतलब यहाँ पे लोग खाने के लिए उपजाते हैं, बेचने के लिए उपजाते नहीं हैं। तो आपको समझ में आ गया जीविका फसल और वाणिज्यिक फसल। देखिए मुख्य रूप से तो यही अंतर होता है कि भाई जो बेचने के लिए है, जो खाने में यूज नहीं आता है, तो वो वाणिज्यिक फसल हो गया। लेकिन वाणिज्यिक फसल जो खाद्यान्न फसल है, जो खाने योग्य फसल है, वो कभी ना कभी क्या होता है? वाणिज्यिक फसल के रूप में यूज हो जाता है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं रोपण। आगे है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी इसका हेडिंग था। चलिए, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है ना, खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। क्या होता है? रोपण कृषि जो है उद्योग और कृषि, मतलब जो जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, जो अनाज हैं, अगर वो उद्योग में यूज हो रहा है तो अधिकतर चीज़ें रोपण कृषि से ही जाती हैं। ठीक है, रोपण कृषि के द्वारा ही उन फैक्ट्रियों को, उन उद्योगों को क्या होता है? कच्चा माल मिलता है, फिर वो कच्चा माल को ये करके प्रोसेस करके फिर वो लोग कोई सामान बनाते हैं। रोपण कृषि जो है व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपण कृषि आती है बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। व्यापक मतलब बड़ा क्षेत्र, जो अत्यधिक पूंजी और श्रम की सहायता से की जाती है। यहाँ पे पूंजी भी ज़्यादा चाहिए होता है और लोगों की मदद भी, मतलब लेबर भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। इसमें जो भी उत्पादन यहाँ पे होगा वो फैक्ट्री में यूज होगा कच्चे माल के रूप में। ठीक है, तो देखिए भारत में चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, चूँकि देखिए मैंने क्या कहा था, क्या कह रहा है कि चूँकि रोपण में जो रोपण कृषि होता है वहाँ जो उत्पादन होता है वो खासकर बिक्री के लिए होता है ना। देखिए भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण कृषि, मतलब केला आप रोप दिए तो वो क्या हो गया? रोपण कृषि हो गया। आपने उसको रोपा है ना, उपजा मतलब खुद से थोड़ी लगाया, वो आपने छीटा थोड़ी है। देखिए तो इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योगों और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जो रोपण कृषि है, तो रोपण कृषि के लिए क्या चाहिए? आपको बाजार भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए। बाजार इसलिए चाहिए ताकि आप बाजार में जाके बेच सके, और उद्योग इसलिए चाहिए ताकि उस कृषि को क्या करे? वो प्रोसेस कर सके। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक केले का। जैसे केला क्या है? रोपण कृषि है। केला हम लोग रोप के फिर उसको उपजाते हैं, तो केला रोपण कृषि हो गया। केला को जब हम लोग बेचते हैं तो वो 2-3 चीज़ों में काम आता है। जैसे कि आप खाने के लिए भी केला काम आता है, और जो कच्चा केला होता है उसके फिर चिप्स बन जाते हैं। और यदि चिप्स बन रहे हैं या फिर लोग खाने के लिए अगर मार्केट में केला जा रहा है, तो पहले तो खेत में कटा, खेत में कटने के बाद क्या हो गया? वो मार्केट में गया, है ना। तो मार्केट में जाने के लिए क्या होगा? परिवहन चाहिए होगा ना, गाड़ी उड़ी कुछ तो चाहिए होगा। तो वही कह रहा है कि देखिए बाजार महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और संसाधन और संबंधित उद्योग भी। देखिए संचार साधन मतलब आने जाने की सुविधा से संबंधित उद्योग भी ये रखते हैं, महत्वपूर्ण रखते हैं, योगदान देते हैं, और बाजार भी योगदान देता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ज़रूरी होती है रोपण कृषि के लिए। देखिए जब हम बात करते हैं ना आजीविका कृषि के लिए, जो हम लोग खाने के लिए उपजाते हैं, आजीविका कृषि, तो आजीविका कृषि के लिए हम लोग को परिवहन और उद्योग और ये सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हम उपजाते हैं और खाते हैं। लेकिन हम केला उपजा के अपने लिए नहीं खा पाएंगे, भाई उतना केला कितना खाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो जब हम लोग सेल कर देते हैं, बेच देते हैं ना, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? बाजार, है ना। अब ज़्यादा रिपीट करूँगा तो आप लोग को फिर दिक्कत होने लगेगी, है ना। एक ही बात रिपीट हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सस्य प्रारूप क्या होता है? सस्य प्रारूप देखिए क्या है सस्य प्रारूप। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया होगा, मतलब अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों सस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है, प्रतिबंधित नहीं प्रतिबिंबित, सॉरी। तो सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है, ठीक है, मतलब उसका दृश्य दिखता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3
शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार, भारत में कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं जिसमें कि फसल उगाया जाता है। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। रबी, खरीफ और जायद 3 मुख्य ऋतुएं हैं जिसमें कि हम लोग फसलों का उत्पादन करते हैं। तो देखिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रबी फसल। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। कब बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। आप लोग जो है इसको नोट करते जाना, ठीक है, कब कौन सा फसल किस ऋतु में उगाया जाता है और किस किस महीने के बीच उगाया जाता है, इसको आप लिखते जाइएगा ताकि आप लोग को याद रहे। आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर बोया जाता है और अप्रैल से जून के मध्य क्या होता है? काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी मतलब कि किधर? ये राजस्थान वाला क्षेत्र जो होता है ना, तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है एक ये मिल गया, ये क्वेश्चन मिल गया। कहा जा रहा है कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से। तो शीत ऋतु में ठंडी में जो वर्षा होती है वो किससे वर्षा होती है? वो वर्षा किसके द्वारा होती है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके द्वारा वर्षा होती है। आपसे पूछ जाएगा कि शीत ऋतु में वर्षा किसकी सहायता से होती है? तो किसकी सहायता से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की सहायता से होती है ना। ये एक हवा का नाम है ना, ये एक हवा है। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये एक हवा है। तो शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। किन फसलों के? रबी फसलों के। अब बात करते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारण है। तो जो हमारे यहाँ जो हरित क्रांति आई है तो वो मुख्य रूप से जो है रबी फसल में ही आई है। मतलब हरित क्रांति जब आई तो उस हरित क्रांति से किन फसलों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है? तो रबी फसलों का ना। लाभ तो ऐसे सबको हुआ है लेकिन रबी फसल को क्या हो रहा है? ज़्यादा लाभ हुआ है उससे। ओके, चलिए। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में है चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर मतलब अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली है और सोयाबीन शामिल है। ठीक है, तो ये इतने सारे फसल जो हैं वो इस ऋतु में उगाए जाते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद है महाराष्ट्र विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र मतलब पश्चिमी वाला जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र जो है ना ढाल वाला वो कोंकण। उसके बाद है उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। अब जो है पहले गेहूँ महत्वपूर्ण फसल थी पंजाब हरियाणा की, अब क्या हुआ है? चावल भी जो है महत्वपूर्ण फसल बन गया है पंजाब और हरियाणा का, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध है ना। और वहाँ के जो किसान हैं वो भी मतलब प्रॉफिटेबल है, वो अमीर टाइप के हैं मतलब बहुत, तो लोग किसानी अच्छे से कर लेते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती है। देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और उड़ीसा हो गया, यहाँ पे धान की ही 3 फसल मतलब 3 बार धान उगाया जाता है। हमारे यहाँ तो अगर हम बात करें झारखंड की और बिहार की तो 1 बार धान उगाया जाता है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, यहाँ पे 3 बार धान उगाया जाता है। और कौन कौन सा? औस, अमन और बोरो बोई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। क्या बोल रहा है? रबी और खरीफ के फसल के बीच मतलब रबी जैसे कटा और खरीफ फसल के बोने के बीच का जो समय होता है उसमें जो फसल उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जायद कहा जाता है। जायद जो है ऋतु में मुख्यतः क्या है? तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। गन्ने की फसल के तैयार होने में कितना लगता है? 1 वर्ष लग जाता है।
और इस बीच जो है अभी देखिए, अभी का समय चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, तो अभी के समय में देखिए तरबूज खूब उतर रहा है मार्केट में, खूब मिल रहा है। अब हम बात करते हैं मुख्य फसलें की, है ना। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। चूँकि भारत में जितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना, वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। भारत में लगभग 60 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप सोचिए कि 60 प्रकार की जो मिट्टी हैं, तो उसमें अलग अलग फसल उपजाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, भारत में मिट्टियों में भी क्या है, विभिन्नता है, अंतर है। तो खाद्य अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं कौन कौन सी? चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हैं, दालें हैं। मोटे अनाज में क्या आता है? ज्वार, बाजरा, ये आता है मोटे अनाज में। दाल है, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, तिलहन है, कपास है, जूट इत्यादि है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं चावल की। क्या हम बात करते हैं? चावल की बात करते हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उपभोक्ता देश है। मतलब चावल जो है, चीन के बाद सबसे ज़्यादा चावल कहाँ खाया जाता है? भारत में खाया जाता है। तो देखिए, ये है आप लोगों का फिगर, देखिए यहाँ पे है प्रमुख क्षेत्र और ये गौण क्षेत्र। तो देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला देखिए, ये वाला पूरे क्षेत्र है, ये क्या है? प्रमुख क्षेत्र है। और जो वाइट वाला है, ये गौण क्षेत्र है। यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे लास्ट में कि हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का क्या है? चावल का उत्पादक देश है ना। चीन के बाद सबसे ज़्यादा चावल यदि कोई उपजाता है तो वो कौन है? भारत ही है। तो देखिए, यहाँ पे चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है। चावल कैसा फसल है? खरीफ फसल है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता मतलब होता है ना कि जल की जो मात्रा होता है हवा में जो जल की मात्रा होता है वो आर्द्रता होता है। तो अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यदि किस क्षेत्र में होती है तो वहाँ पर चावल आराम से उपजाया जा सकता है। तो आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। कम वर्षा जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या किया जाता है? चावल ऐसे तो भाई पानी तो चाहिए उसको, तो क्या करेंगे हम लोग? सिंचाई करते हैं, पटवन करते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। देखिए, कहाँ उगाया जाता है चावल? चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान में, है ना। उत्तर में क्या है भाई? वो गंगा का मैदान है, गंगा, और असम साइड में ब्रह्मपुत्र का मैदान है ना। तो गंगा का जो मैदान है उसमें मुख्य रूप से चावल उपजाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में। अब डेल्टा क्या होता है भाई? डेल्टा क्या होता है? आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में मतलब 9th में 8th में आप लोगों ने डेल्टा पढ़ा होगा। ठीक है, डेल्टा ये होता है ना कि जो नदियाँ जैसे जब समुद्र में मिलती है ना, तो उस समय जो वहाँ पे निक्षेप छोड़ती है ना, जो मिट्टी जमा करती है समुद्र में मिलने से पहले, तो वो डेल्टा बन जाते हैं। या फिर समुद्र में भी जा के जो अपना मिट्टी ये कर देती है, जमा कर देती है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। तो डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, चूँकि पंजाब और हरियाणा में नहरों का जाल बिछा दिया गया है, नहरों को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है पंजाब हरियाणा में, तो इस कारण से क्या हो गया है कि पहले वहाँ पे चावल नहीं उपजता था क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। लेकिन जब से नहरें बना दी गई तो पानी हर जगह क्या हो गया? आ गया। और जब हर जगह पानी आ गया तो अब वहाँ पर जो है चावल की खेती आराम से की जाती है। वहाँ पर अब कोई समस्या नहीं है चावल की खेती को लेकर के। अब हम बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। पहली महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है, दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? गेहूं है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा होती है। मतलब वही उत्तर पश्चिम भाग में धान भी होता है, उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में गेहूँ भी होता है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब इतना यदि वर्षा हो गया तो आपको पटवन की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको गेहूं को उपजा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। गेहूं में उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, गंगा और सतलुज दो नदियां जो मिलकर मैदान बनाती हैं, तो गंगा सतलुज का मैदान जो है मुख्य है। और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं।
ओके। अब बात करते हैं मोटे अनाज की, मिलेट्स। क्या कहते हैं? मिलेट्स की, मोटे अनाज। मिलेट्स कहते हैं, मोटे अनाज को मिलेट्स कहते हैं। तो मिलेट्स में, मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। तो कहने को तो मोटा अनाज है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताकत अगर पोषक तत्व किसी में होता है तो मोटे अनाज में होता है। किसमें होता है? मोटे अनाज में, ज्वार बाजरा में अच्छा पोषक तत्व होता है, चावल से कई गुना बेहतर होता है। उदाहरण के रूप में रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो क्या बोला? उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। पहला चावल, दूसरा गेहूं और तीसरा क्या है? ज्वार है ना। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इनके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अधिकतर आर्द्र क्षेत्र जहाँ की वर्षा कम होती है वहाँ पे ये फसल उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है ये फसल? क्योंकि इस फसल में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत कम पानी आप दे दीजिएगा फिर भी चल जाएगा आराम से। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब हम करते हैं बाजरा की। ज्वार हो गया, बाजरा भी क्या है? मिलेट्स है, मोटे अनाज है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेश की फसल है। रागी क्या है? रागी भी शुष्क प्रदेश की, मतलब जहाँ कम वर्षा होता है उस प्रदेश का फसल है रागी। और यह लाल, काली, बलुआ और दोमट मिट्टी, ये सब मिट्टी का नाम है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मक्का दैट मीन्स मकई, उसको इंग्लिश में कहें तो कॉर्न कहते हैं ना, CORN कहते हैं, कॉर्न अंग्रेजी में, है ना, मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है, मतलब इससे क्या होता है, ये खाने के भी काम आता है और गायों जानवरों के खिलाने के भी काम आता है। तो ये क्या है? चारे के लिए भी है और खाद्यान्न के लिए भी है। और यह एक खरीफ फसल है, ये रबी फसल नहीं है। कैसा फसल है? खरीफ फसल है ना। चलिए अब हम लोग देख लें, आपका फिगर आ गया है। देखिए यहाँ पे दो दिए गए हैं फिगर। पहला है क्या है? प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। देख ले भाई, यही प्रमुख क्षेत्र है। मतलब कि जो खरीफ फसल उपजाई जाती है, मतलब ये जो मोटे अनाज उपजाए जाते हैं वो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में उपजाए जाते हैं। देखिए इन क्षेत्रों में जो है, देखिए आप लोग शायद यही समझ रहे होंगे ना कि ये मुख्य क्षेत्र क्या है और गौण क्षेत्र क्या है। तो प्रमुख क्षेत्र का मतलब ये है कि ज़्यादा मात्रा में जहाँ उपजाया जाता है, और गौण क्षेत्र का मतलब ये है कि वहाँ पे कम मात्रा में उपजाया जाता है, कि मन हुआ तो बोन दिए, मन हुआ तो लगा दिए, मन हुआ तो नहीं भी लगाए। लेकिन इन क्षेत्रों में जो है खास करके मोटा अनाज ही लगाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये क्षेत्र जो है प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ पे मोटा अनाज ही होता है ना। देखिए ये क्षेत्र जो है ये मोटा अनाज ही होता है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये सब जो है हल्का हल्का जो डार्क है इसमें होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो आप लोग इतने तो समझदार हैं ही, आप लोग समझ गए होंगे यार, है कि नहीं। चलिए, तो यदि हम बात कर रहे थे मक्का की, मक्का जो है वो 21 सेंटीमीटर, मक्का ही बात कर रहे थे ना हम लोग, नहीं मक्का नहीं था, रागी था ना, हाँ सॉरी मक्का था। तो चलिए, तो हुआ ये कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से क्या होता है, उपजाया जाता है क्या, मक्का। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, मतलब ये रबी में भी उगाया जाता है और आपका खरीफ में भी उगाया जाता है, ये दोनों मौसम में उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के प्रयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। मतलब जब से ये उर्वरक आ गया ना, और बीज हाइब्रिड बीज आ गए, हाइब्रिड वाले बीज आ गए, और ये फर्टिलाइज़र आ गया आपका, ये कीटनाशक की दवाएं आ गई, तब इसका उत्पादन क्या हो गया, बढ़ रहा है। अब इसका उत्पादन बढ़ गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना क्या है, मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब बात होती है दाल की। भाई दाल तो हर लोग कोई लोग खाते हैं ना, आज पढ़ भी लो, है ना।
भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा दाल उपजाता है तथा उपभोक्ता देश है। मतलब दाल सबसे ज़्यादा उपजाता भी है और सबसे ज़्यादा खाता भी है। तो उपजाता है तभी तो खाता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर मतलब अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? ठीक है, कौन सी दाल खरीफ में कौन सी रबी में उगाई जाती है वो बताना है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। मतलब दाल को ये बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं। मतलब अरहर जो होता है ना, ये हवा से नाइट्रोजन लेकर के भूमि में नहीं देता है। बाकी जितनी भी दाल की फसलें होती हैं वो क्या करती हैं कि जो वायुमंडल है हमारा ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा हवा है, जो वायुमंडल है, पर्यावरण है, तो उससे जो नाइट्रोजन है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो उससे क्या करता है, नाइट्रोजन ले करके और मिट्टी में डाल देता है ना, दाल वाला जो पौधा होता है वो। तो यदि किसी खेत में आप दाल उपजा रहे हैं तो उस खेत का जो उर्वरक क्षमता होगा, जो फर्टिलाइजेशन रेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खाद अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है। तो वही कह रहा है कि भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटेशन में बोया जाता है, आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं और उसमें भी सबसे मुख्य कौन है? सबसे मुख्य है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा दाल यदि भारत में कोई देश मतलब कोई राज्य उपजाता है तो वो मध्य प्रदेश है। समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए अब आते हैं हम लोग खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। खाद्यान्नों के अलावा मतलब जो खाने वाले थे तो हटा ही दिए। अब खाने के अलावा और जो फसलें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, कपास है, गन्ना है, ये सब अब देख लेते हैं। तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। मतलब ये उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में उपजाया जाता है। उष्ण कटिबंध की यदि हम बात करें भारत में, तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है ना। और वहाँ से जो कर्क रेखा जो ये होती है ना, विषुवत रेखा होती है, वो नज़दीक है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है वो क्या है? उष्ण कटिबंध है। और जो हम लोग का क्षेत्र है, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, वो क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है। तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत दोनों में क्या होता है? गन्ना उपजाया जाता है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है इसको, है ना। उतने तापमान की ये मांग करता है और उतना तो तापमान चाहिए, और क्या चाहिए भैया? और चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। मतलब वर्षा कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के आसपास। अब ये आप तो सोच रहे हैं ना कि वर्षा को सेंटीमीटर में क्यों नाप रहा है? आप लोग शायद सोच रहे होंगे ना। तो देखिए, वर्षा को नापने के लिए जो यंत्र होता है ना, वो इस तरह से एक ट्यूब की तरह बना रहता है, एक ट्यूब की तरह ना, इस तरह से एक परखनली होता है ना, परखनली, उस तरह से एक ट्यूब की तरह बना रहता है। उसको बारिश में रख दिया जाता है और उसमें सेंटीमीटर दिया रहता है, इतना 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 सेंटीमीटर सब सेट रहता है उस पर। और जब वर्षा हो रही होती है तब उसको बाहर रख देना होता है एक तरह से। उसमें जितना पानी भरता है, ठीक है, मान लीजिए उसमें 50 सेंटीमीटर पानी भर गया वर्षा से, तो समझिए कि वर्षा कितनी हुई है? 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। 100 सेंटीमीटर पानी भर गया तो उसमें 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो इस तरह से नापा जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि वर्षा जो है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, मतलब एक वर्ष में इतना वर्षा होना चाहिए। तो वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ वर्षा कम है तो वहाँ सिंचाई तो करना ही पड़ेगा भाई। इसके अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है इसको। मतलब कि बहुत सारी मिट्टी में, काली मिट्टी में आपका, और जो जलोढ़ मिट्टी में, इन सब मिट्टी में भी उपजाया जाता है गन्ने को। तथा इसके लिए बुआई से लेकर के कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। मेहनत इसमें बहुत लगता है, बुआई से लेकर के कटाई तक। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब कि ब्राज़ील क्या है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो यहाँ पे जो है गन्ने का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और ब्राज़ील के बाद किसका नंबर है? तो वो भारत का नंबर है। यह चीनी, गुड़, खांडसार मतलब गुड़ से जो भेली बनता है ना, भेली टाइप का वो, तो चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पे गन्ना अधिक मात्रा में उपजाया जाता है। अब हम बात करते हैं तिलहन फसलों, जिससे कि तेल निकाला जाता है। तो यदि हम बात करें तिलहन फसलों की, 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। कब? 2018 में भारत चीन के बाद, मतलब 2018 में क्या था कि सबसे ज़्यादा तिलहन जो है कौन उपजाता था? तो चीन उपजाता था, उसके बाद दूसरा भारत। 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ की फसल बोया जाता है, तो मान लीजिए कि टोटल क्षेत्र यदि 100% है तो उसमें 12% क्षेत्र पर जो है क्या क्या आता है, 12% भाग पे आपका तिलहन फसल उपजाया जाता है, वो फसल जिससे तेल निकले। अब देखिए तिलहन फसल कौन कौन सी है? मूंगफली, सरसों, मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिनौला है, अलसी है और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इसमें से अधिकतर खाद्य हैं और इसमें से अधिकतर जो है खाद्य है और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब अधिकतर फसल जो तेल है वो क्या है? खाद्य फसल है, मतलब उसको लोग खाते हैं और उसका इस्तेमाल जो है खाना बनाने में किया जाता है। परंतु इसमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार सामान और उबटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ जो तिलहन होते हैं उसका श्रृंगार में और आपका के साबुन बनाने में, या प्रसाधन मतलब वो जो क्रीम व्रीम बनाते हैं ना मुंह पे लपेटने के लिए, लड़कियां जो मुंह पे लगाती हैं क्रीम वगैरह, तो उसको बनाने में भी प्रयोग किया जाता है क्या? तिलहन। मतलब तेल जो है, इन फसलों का जो तेल है वो क्रीम बनाने में, साबुन बनाने में और चीज़ों में, उपटन उद्योग में, ये सब में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। खरीफ में कौन, मतलब धान के समय में मूंगफली बोया जाता है। मूंगफली मतलब बादाम जो होता है ना, छोटा बड़ा जो गाड़ी में बेचते हैं ना, सिंग बादाम, उसको गुजरात में सिंग बादाम कहते हैं, हम लोग मूंगफली कहते हैं, या फिर बादाम कहते हैं। तो देखिए मूंगफली जो है खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से है। मतलब जितने भी तिलहन भाग, जो तेल वाले जितने भी फसल उपजाए जाते हैं, उसमें से 50% तेल जो है सिर्फ मूंगफली से निकाला जाता है ना। मूंगफली मतलब 50% जो क्षेत्र है, मतलब 50% भाग सिर्फ मूंगफली उपजाया जाता है ताकि उससे तेल निकाला जा सके। उसके बाद फिर सूरजमुखी है, आपका ये एक सरसों है, उसके बाद आता है। तो 50% भाग तो क्या है भाई? मूंगफली है ना। 50% भाग मूंगफली से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 2019-20 में अलसी और सरसों रबी की फसलें, अलसी भी क्या एक फसल है, ठीक है, एक अनाज है। तो अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। ठीक है, ये गेहूँ के समय में उगाई जाती है। रबी मतलब क्या? गेहूँ के समय में। तो रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। देखिए तिल जो है ना, तिल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मौसम में उगाया जाता है। तो तिल जो है उत्तर भारत में, यदि हम अपने क्षेत्र की बात करें बिहार झारखंड में, तो यहाँ पे ये क्या है? खरीफ फसल। ये क्या है? खरीफ फसल है, मतलब धान के समय में उगाया जाता है। और यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो वहाँ पे रबी फसल है। ठीक है, अब बात करते हैं अरंडी। खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी भी क्या है? अरंडी भी खरीफ और रबी दोनों समय में उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं बागवानी कृषि जो हमारा है उसकी। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब जो है बागवानी फसल पे। जो चाय होता है ना, चाय, कॉफ़ी, ये सब जो फसलें होती है, जो कृषि होती है, वो बागवानी कृषि होती है, या फिर वाणिज्यिक कृषि आप कह सकते हैं। रोपण कृषि भी है। ठीक है, एक तरह से रोपण कृषि भी है। केला उत्पादन हो गया, चाय उत्पादन हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी अब लंबी हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है ना, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहीं से हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे और फिर अंत तक ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आपको देखने में भी समस्या होती होगी उतनी लंबी वीडियो देखना। तो अगर वीडियो छोटी होगी तो आपको देखने में सहूलियत होगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।